परी की गरीब लहंगा सिलने वाली बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अहल्या नाम की विधवा औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करती थी। एक दिन अहल्या जंगल में लकड़ी काट रही थी, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अहल्या इधर उधर देखती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ के पास प्यारी सी बच्ची जोर जोर से रो रही है। अहल्या उस बच्ची को गोद में उठा लेती है। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। आखिर इस सुनसान जंगल में इस बच्ची को कौन छोड़कर गया होगा। बेटा चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। अहल्या उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगती है। अहल्या उस बच्ची का नाम सोनाली रखती है। अहल्या सोनाली को कभी ये एहसास नहीं होने देती कि वो उसकी असली माँ नहीं है। वो सोनाली की हर खुशी का अच्छे से ध्यान रखती है और उसका दाखिला भी शहर के अच्छे स्कूल में करवाती है। सोनाली पढ़ने में काफी होनहार थी। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। जो भी इस फैशन शो को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो बच्चों, आप सभी इस शो के लिए तैयार हो ना? यस टीचर। इतना बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाते ही सभी लड़कियाँ आपस में बात करने लगती है कि वो इस फैशन कंपटीशन में क्या पहनने वाली है। मैं तो अपनी जयपुरी लहंगा पहनूंगी, मैं गाउन पहनूंगी। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे। वहीं सोनाली चुपचाप कोने में उदास बैठी थी। तभी स्कूल की एक बहुत ही घमंडी लड़की रीना कहती है, क्या हुआ सोनाली, तुम इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही हो क्या? वैसे तुम हिस्सा ले भी कैसे सकती हो? भला तुम्हारी वो गरीब बूढ़ी माँ तुम्हें फैशन शो में पहनने के कपड़े कहाँ से दिलाएगी, है ना दोस्तों? इतना बोलकर रीना के साथ क्लास की सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है और सभी सोनाली को गरीब गरीब कहकर चिढ़ाने लगती है। ये सब देखकर सोनाली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। चुप हो जाओ तुम सब। मेरी माँ गरीब जरूर है, लेकिन वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अमीर माँ है। और देखना, मैं जरूर इस फैशन शो में हिस्सा लूंगी और जीतूंगी भी, समझी? इतना बोलकर सोनाली घर आ जाती है और गुस्से से मुंह लटकाकर बैठ जाती है। वही अहल्या खांसते हुए जंगल से लाई हुई लकड़ियाँ काट रही थी। क्या हुआ मेरी रानी बेटी को? आज ये चांद सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? हम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है? मेरी वजह से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी हम सुकून से बाकी लोगों की तरह नहीं जी सकते। आखिर बात क्या है बेटा? आज अचानक तुम ये सब क्यों बोल रही हो? माँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है। आप मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती हो, और एक मैं हूँ कि बिना कुछ किए ही हर वक्त आपसे अपनी चीजों की फरमाइश करती रहती हूँ, और आज भी वही करने वाली थी। कुछ दिन बाद स्कूल में फैशन शो है, लेकिन माँ, अब मैं समझ गई हूँ ये सारी चीज हम गरीब लोगों के लिए नहीं है। मैं उस फैशन शो में हिस्सा ही नहीं लूंगी। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करो। मैं ये लकड़ियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। आते वक्त तुम्हारे लिए अच्छा खासा गाउन ले आऊंगी। माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? तभी अहल्या अचानक से बेहोश हो जाती है। सोनाली दौड़कर पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सोनाली से कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लगता है इनकी तबीयत काफी दिनों से खराब थी, लेकिन इन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। अभी तो मैं ये दवाई दे रही हूँ, लेकिन इन्हें जल्द ही किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सोनाली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत ही खर्चा आएगा। आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर मैं उस फैशन कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो वो 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से तो मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो उस शो में पहनने के लिए एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है।
तभी सोनाली की नजर अपनी माँ की एक पुरानी सी साड़ी पर जाती है। मैं इस साड़ी का कोई अच्छा गाउन बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सोचकर सोनाली अपनी माँ की साड़ी को अच्छे से काट कर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन तैयार कर लेती है। गाउन को देखकर तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये गाउन उसी ने बनाया है। गाउन बहुत ही अच्छा बनता है। अगले ही दिन स्कूल में कंपटीशन था। सभी लड़कियां अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर आती है और सोनाली जो गाउन बनाती है उसी को पहन कर आती है। सोनाली सुंदर तो थी ही, यूनिक और सिंपल सी ड्रेस उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। एक एक करके सभी लड़कियां उसमें भाग लेती गई, लेकिन जब सोनाली स्टेज पर आती है तो सबकी नजर सोनाली पर ही होती है। अपने क्यूटनेस और सिंपलिसिटी से सोनाली सबका दिल जीत लेती है और लास्ट में सोनाली ही इस कंपटीशन को जीतती है। उसे 1 लाख रुपए मिल जाता है और वो अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब तो गांव की हर लड़कियां सोनाली से ही अपना ड्रेस बनवाने लगती है। अब सोनाली पढ़ाई के साथ साथ अपना एक बुटीक भी खोल लेती है। बेटा, तुमने ये सिलाई करना कब सीखा? पता नहीं माँ, बस मैंने पहली बार ही कोशिश की और ये इतना अच्छा बन गया। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं होता कि ये मैंने बनाया है। सोनाली बेटी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा। कहाँ तुम इस गरीब दुखियारी के घर में आ गई हो। तुम्हें तो किसी राजकुमारी की तरह किसी महल में होना चाहिए था। ओफो माँ, आप ये क्या बहके बहके बातें कर रही हो? आप चलो आराम करो, मुझे भी लहंगा सिलना है। इसी तरह दिन बीत रहा था। सोनाली अब 18 साल की हो गई थी और जल्द ही उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। सोनाली अपने जन्मदिन में पहनने के लिए अपने हाथों से ही बहुत सुंदर गाउन सिलती है। अहलिया भी अपनी बेटी की जन्मदिन का बहुत ही अच्छे से तैयारी करती है। घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। जिस दिन सोनाली का बर्थडे था उस दिन गांव की सभी लड़कियां सोनाली के घर आती है। सोनाली आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बेटा चलो अब केक काटो। सोनाली जैसे ही केक काटने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बेटा मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। ये क्या मजाक है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ तो मेरे साथ ही है, मेरी अहलिया माँ। माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये परी जी क्या बोल रही है माँ? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे झूठ कहा था। तुम मेरी बेटी नहीं हो। परी जी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, यही तुम्हारी माँ है। फिर अहलिया सोनाली को सारी सच्चाई बताती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अहलिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा, उसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊँ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आखिर कोई माँ अपने बच्चों को यूँ मरता हुआ छोड़कर नहीं जाता है। मेरी माँ तो सिर्फ अहलिया माँ ही है, जिन्होंने मेरा हर सुख दुख में ख्याल रखा। माँ इनसे पूछो कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे जन्म देते ही जंगल में मरता हुआ छोड़कर चली गई। फिर आज एकदम से इनकी ममता कैसे जाग उठी जो मुझे लेने यहाँ आ गई। बेटा ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। मेरी मजबूरी थी जो मुझे मेरे कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग रखना पड़ा। मैंने पृथ्वी पर रहने वाले एक आम इंसान से शादी कर ली, लेकिन जब ये बात रानी परी को पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पिताजी से मुझे अलग कर दिया। उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे श्राप दिया कि मैं अपने पहले संतान को अगर अपने साथ रखूंगी तो वो मर जाएगी। 18 साल पूरा होने के बाद ही मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ, तभी वो मुझे फिर से परिलोक में रहने की अनुमति देगी। इसलिए मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं मजबूर थी। अब मैं तुमसे और दिन अलग नहीं रह सकती। मेरे साथ चलो बेटा। जाओ बेटी, अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। जब तुम्हारा मन करे तो मुझसे मिलने पृथ्वी लोक पर आ जाना। तुम हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। बेटी जाओ बेटी, खुश रहना। सोनाली अपनी माँ की बात को मानकर परी के साथ परीलोक चली जाती है। मधुरिमा परी अपनी बेटी सोनाली को लेकर परीलोक आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वो मधुरिमा परी से कहती है, मधुरिमा परी तुम अपनी बेटी को पृथ्वीलोक से लेकर परीलोक तो आ गई हो, लेकिन ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारी बेटी अभी भी बाकी परियों की तरह कोई जादू नहीं कर सकती और न ही तुम अपनी जादुई शक्तियों से
उसकी कोई सहायता करोगी। उसे खुद से ही आम इंसानों की तरह ही इस परीलोक में मेहनत करके रहना होगा, समझ गई? इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सोनाली बहुत ही अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसे परीलोक में कोई परेशानी नहीं होती है। वो परियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन बनाकर अच्छे से अपना पालन पोषण कर रही थी। लेकिन वहाँ रहने वाली बाकी की परियां सोनाली को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये देखो, आखिर ये हमारी परीलोक की कैसी परी है? ना तो इसके पास हमारे जैसे पंख है और ना ही ये हमारी तरह कोई जादू कर सकती है। ये एक गरीब लहंगा सिलने वाली परी है। गरीब परी सभी परियां सोनाली को गरीब परी कहकर खूब चिढ़ाया करती है। लेकिन सोनाली वहाँ किसी भी परी से बिना झगड़ा किए चुपचाप अपना काम करती रहती है। सोनाली किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, ना ही हंसती थी। वो हमेशा उदास बैठी रहती थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर मधुरिमा परी को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर उसकी बेटी एक परी होते हुए भी नौकरानी का काम कर रही है। उसे लोगों के कपड़े बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन परी राज्य की सबसे शक्तिशाली अनुराधा रानी परी परीलोक में आती है। उन्हें देखकर परीलोक की सभी परियां उनके स्वागत में खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि रानी परी भी उनके स्वागत में खड़ी होती है, क्योंकि पूरे परीलोक की सबसे शक्तिशाली रानी अनुराधा परी ही थी। परियों की महान देवी अनुराधा परी का हमारे परीलोक में स्वागत है। परी माँ, हमें याद कर लिया होता, हम खुद आपकी खातिरदारी में हाजिर हो जाते। आखिर यहाँ आने की कोई खास वजह? मुझे अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। मैंने सुना है पृथ्वीलोक से कोई परी यहाँ आई है जो इसी परीलोक की परी की बेटी है। वो बहुत अच्छा कपड़ा सिलती है। उसके लहंगों का पूरे परीलोक में बहुत ही चर्चे हैं। बस मुझे उस लड़की से अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। अगर मुझे वो लहंगा पसंद आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती, इसके बदले में मैं तुम्हारे परीलोक को ज्यादा शक्तिशाली और उपकार दे सकती हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए रानी परी माँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अनुराधा परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी मधुरिमा और सोनम परी को अपने पास बुलाती है और सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा, ये हमारे परीलोक के आन बान का सवाल है। पहली बार रानी परी माँ ने हमसे कुछ मांगा है, हम उन्हें निराश नहीं कर सकती। बेटा, अगर तुम रानी परी माँ के लिए लहंगा बनाने में सफल रही तो मैं तुम्हारी माँ को माफ करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूंगी और तुम्हारी सारी परी शक्तियों को भी तुम्हें वापस दे दूंगी। आप निश्चिंत रहिए रानी परी, मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी काबिलियत से अपनी माँ को पहले वाला सम्मान दिला कर ही रहूंगी। इतना बोलकर सोनम रानी परी के लिए लहंगा बनाने में लग जाती है। 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सोनम एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जब अनुराधा रानी परी लहंगा देखती है तो अचंभित रह जाती है। अद्भुत, मैंने आज तक ऐसा लहंगा कहीं नहीं देखा। बहुत खूब सोनाली। सोनाली, आज से तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ हमारे परीलोक में रहोगी और खास हमारे लिए काम करोगी। इतना बोलकर अनुराधा रानी परी सोनाली और उसकी माँ को सारी परी शक्तियाँ लौटा देती है और दोनों परी को लेकर अपने परीलोक में आ जाती है और वहाँ दोनों माँ बेटी खुशी खुशी प्यार से रहने लगती हैं। जादुई फैंसी ड्रेस का जादू। घुम्मनपुर गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में सीता और गीता नाम की 2 बहनें रहा करती थी। दोनों की एक एक सुंदर बेटी थी। सीता की बेटी का नाम सपना था और गीता की बेटी का नाम गरिमा था। सपना दिखने में बहुत सुंदर थी और वहीं गरिमा थोड़ी कम सुंदर थी। लेकिन सीता और गीता दोनों अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। सीता और गीता दोनों ही विधवा थी, लेकिन वह दोनों गांव के बड़े बड़े घरों में काम किया करती थी और बहुत संगठन के साथ एक ही घर में रहा करती थी। दोनों ने कभी अपनी बेटियों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। लेकिन एक दिन सीता काम करने के लिए घर से निकलती है और हाईवे क्रॉस कर रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार कर चली जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है।
सीता के एक्सीडेंट हो जाने के बाद सीता वहीं अपनी सांसें तोड़ देती है। कुछ समय बाद जब वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें से एक सीता के गांव का आदमी होता है जो सीता को पहचान लेता है और गाड़ी की मदद लेकर सीता को घर तक लेकर जाता है और घर वालों को सब कुछ बताता है। माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। दीदी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अभी बहुत कुछ संभालना था। तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं अकेले कैसे दोनों बच्चियों का पालन पोषण करूंगी? सभी रो रहे होते हैं। सपना, गरिमा और गरिमा की माँ गीता, इतने में गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ समय बाद सीता का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं। यहाँ सपना और गरिमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वहाँ सीता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। गीता अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके घर वापस आती है और दोनों बच्चियों को समझाती है। सपना बेटा, जो होना था सो हो गया। अब अगर इस तरीके से रोती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। सपना, तुम अपना दिल मजबूत रखो और हम मिलकर सारी समस्या का हल कर लेंगे। और फिर मैं और गरिमा तुम्हारे साथ ही तो हैं। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। दोनों बच्चियाँ इस बात को समझती है और फिर कुछ दिनों बाद दोनों बच्चियाँ वापस से स्कूल जाने लगती है। इधर गीता रात दिन मेहनत कर अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाती लिखाती है और उनका पालन पोषण करती है। मैं और सपना दीदी स्कूल जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना माँ। बाय मासी। ध्यान से पढ़ना दोनों मन लगाकर और अपना लंच मत भूलना। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। चलो अभी स्कूल जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। दोनों बच्चियां स्कूल जाती है और वहां एक नोटिस पढ़ती है। आने वाले हफ्ते में एक स्कूल का फंक्शन होगा जिसमें सभी अपने अपने घरों से तैयार होकर आएंगे और जिस भी कपल का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा उसे वहां बैठे जज 1 लाख रुपए का इनाम देंगे और उसे मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। यह नोटिस पढ़कर सपना और गरिमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। गरिमा, हम इस फंक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि सभी को हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगे और हम 1 लाख का इनाम जरूर लेंगे ताकि हम अपनी माँ की मदद कर सके। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम इस परफॉर्मेंस में 1 लाख जीत सकते हैं और इससे बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। सपना और गरिमा दोनों घर जाते हैं और गीता को सब कुछ बताते हैं। यह बात सुन गीता को बहुत खुशी होती है कि दोनों ही बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझती है। अब दोनों ही बड़ी हो गई है और वह उनको फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह देती है। बिल्कुल, तुम्हें जरूर इस फंक्शन में 5 फीट करना चाहिए और तुम दिन रात मेहनत करके एक ऐसा परफॉर्मेंस तैयार करो जो सबके दिल को छू जाए। जी मासी। कुछ दिनों बाद सपना और गरिमा दोनों एक प्ले तैयार कर लेते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक ख्याल घूम रहा होता है। प्ले तो तैयार हो गया, लेकिन उसके लिए हम फैंसी कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पास में पुराने कपड़े का बाजार लगता है दीदी, मेरी दोस्त ने दिखाया था। क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार देख ले, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। सपना और गरिमा दोनों पुराने कपड़े के बाजार में जाते हैं और वहाँ ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए जो वह कल की परफॉर्मेंस में पहन पाए। बहुत कपड़े देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और दोनों निराश होकर घर वापस लौट रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह उनसे कुछ खाने को मांगती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ, मेरे पास चने रखे हैं, यह लो, यह चने आप खा लो।
हम तो अब घर ही जा रहे हैं, हम घर पहुंचकर खा लेंगे। बूढ़ी अम्मा चना लेती है और चने लेते ही उसको लगता है कि दोनों परेशान है। बूढ़ी अम्मा दोनों को उनकी परेशानी पूछती है। तुम दोनों इस पुराने कपड़े की मार्केट में आए पर फिर भी तुमने कुछ नहीं लिया और तुम परेशान भी दिख रहे हो। क्या मैं तुम्हारी परेशानी जान सकती हूँ? अम्मा, हमारा एक फंक्शन है स्कूल में जिसमें हमें फैंसी ड्रेस पहननी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और जो पैसे हैं उनमें हमें ड्रेस नहीं मिल सकता। अच्छा, बस इतनी सी बात। तुम लोगों ने मेरी मदद करी और मैं उन्हीं की मदद करती हूँ जो मेरी मदद करते। और तुम दोनों बहुत ही समझदार और सुंदर हो। तुम वह फंक्शन जरूर जीतोगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बूढ़ी अम्मा दोनों को थोड़ी दूर ले जाती है और वहाँ जाकर एक पुराने से घर में ले जाती है जहाँ फैंसी ड्रेस के अलग अलग पैटर्न के कपड़े रखे होते हैं। उन कपड़ों को देख दोनों बहुत अचंभित होते हैं और कहते हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रही है गरिमा, यह कैसे हो सकता? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत सरप्राइज हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता। दोनों इतनी बातें कर ही रही होती है कि बूढ़ी अम्मा उन्हें कहती है कि यह फैंसी ड्रेस में से तुम्हें जो चाहिए वह तुम ले लो और इसको पहनने के बाद जो तुम्हें चाहिए वह तुम इससे मांग लेना। यह तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन दिया। हम आपको कभी नहीं भूल सकेंगे। थैंक यू अम्मा, हम फिर मिलेंगे। दोनों घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। गीता यह सब सुन अचंभित हो जाती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बात सच निकलती है। अगले दिन दोनों का फंक्शन होता है। दोनों फैंसी ड्रेस पहनती है और विश मांगती है। फैंसी ड्रेस हमें इस तरह से तैयार कर दो कि हम बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दिखे और हमें इतना कॉन्फिडेंस दो कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। फैंसी ड्रेस में से एक रोशनी बाहर आती है और दोनों को बहुत सुंदर तैयार कर देती है और दोनों को हिम्मत देती है कि दोनों अच्छा परफॉर्म कर पाए। दोनों तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि सभी बहुत खुश होते हैं और जज उन्हें 1 लाख इनाम में देते हैं और दोनों को मुंबई जाने का मौका भी मिलता है। दोनों इनाम लेकर घर पहुंचते हैं और बूढ़ी अम्मा को मन ही मन धन्यवाद करती है। देखो माँ, हम आज जीत गए और 1 लाख भी हमें मिले और मुंबई जाने का मौका भी मिला। अरे वाह मेरी दोनों बेटियाँ, आओ मुझसे गले मिलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की मेहनत रंग लाई और तुम दोनों अब मुंबई भी जा सकती हो। गीता और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती है और फैंसी ड्रेस की मदद लेकर अपनी मां का काम हल्का कर देती है और अब तीनों खुशी की जिंदगी जीते हैं। और गीता अब घरों में काम करना बंद कर देती है और अपनी बेटियों के साथ समय बिताती है।